जो सेकंड फिलोसफर है अरिस्टोटल, उसको स्टार्ट करेंगे। और अरिस्टोटल के अंदर भी वही हमारी मेजर तीन जो फिलॉसफीज हैं वही हमने पढ़नी है जो हमने प्लेटो की पढ़ी, मतलब कि हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स। वहाँ पर जो हमने पढ़ी थी अरिस्टोटल की, दैट वाज थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ पर हमने अरिस्टोटल का पढ़ना है लॉजिक, कि व्हाट डू ही मीन बाय लॉजिक। तो तीन मेजर थ्योरीज हैं, इनमें से जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो रेपिटेडली क्वेश्चन जो है पेपर में पूछी जाती है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। और उसके बाद उसकी जो आपकी मेटाफिजिक्स है बाय अरिस्टोटल, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और यही वजूहात है जिसको वजह से हम अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। उन्होंने इतनी सारी हमें मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन करके दी इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन द फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स, दैट वी रिगार्ड हिम एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरिस्टोटल कब पैदा हुआ, सबसे पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। 384 बिफोर क्राइस्ट जो है ही बॉर्न, 384 बिफोर कॉमन एरा ही बॉर्न, एंड 322 बिफोर क्राइस्ट डाइड। तो 384 में पैदा हुए और 322 के अंदर जो है इनकी डेथ हुई। जब ये पैदा हुए तो उस वक्त जो थे प्लेटो अपनी एकेडमी बना चुके थे, और इनका भी इत्तेफाक यही हुआ कि इनका प्लेटो के साथ जो है बहुत क्लोज एफिलिएशन रही। जब ये आए मैसेडोनिया में आकर इन्होंने जो है प्लेटो की एकेडमी जो है वो ज्वाइन की, और वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन रही। एंड he took Plato as very dear to him. Why is that so? Because जब भी प्लेटो कोई नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करते थे तो अरिस्टोटल जो है वो वहाँ पे बैठे उनकी जितनी भी आर्गुमेंटेशन थी, जो उनका सोक्रेटिक मेथड था जिसके तरीके से वो सारे डायलॉग कर रहे होते थे, प्लेटो ये सुन रहे होते थे। और बहुत से आने वाले वक्त में जब when he proved himself to be an efficient student, तो यहाँ पर बहुत से टॉपिक फिर अरिस्टोटल भी जो है वो प्लेटो को जो है वो प्रोवाइड करते थे कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी जो है हमें चीज़ों को लिखना चाहिए। और जब प्लेटो की डेथ हो गई, प्लेटो की डेथ के बाद इन 347 ही मूव्ड अवे फ्रॉम द मैसेडोनिया, ये दूसरे शहर चले गए। वहाँ पे इनका सारा जो है वो चीज़ें जो मैनेजमेंट थी, नॉलेज की जो थर्स्ट थी, उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद फिर दोबारा ग्रीक के जो किंग थे उन्होंने इसको बुलाया वापस कि आकर मेरा जो बेटा है अलेक्जेंडर उसको जो है ट्रेन करो। और उसके बाद फिर जब ये वहाँ गए तो वहाँ पे इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को ट्रेन किया 4 साल तक, और वहीं पर फिर इन्होंने अपनी एकेडमी बनाई जिसको हम लाइसियम कहते हैं, LYCEUM। तो लाइसियम के नाम से इन्होंने अपनी एकेडमी जो है वो फॉर्मुलेट की। और अलेक्जेंडर को 4 साल तक सिखाया इन्होंने। अलेक्जेंडर ग्रैप्स ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो कहता है कि इनकी तालीम अभी पूरी नहीं हुई। जब तालीम पूरी नहीं हुई तो अलेक्जेंडर जब वो डिफरेंट फतूहात और वॉरियर और वो जो है आपके कंकर करने निकल इलाकों को, तो वहाँ पर जो है 323 के अंदर आकर जब अलेक्जेंडर मुल्तान पहुंचे और यहाँ पे खूनी बुर्ज पर उनका जो है वो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर ही वॉज जब वो नहीं जो है मुल्तान को कंकर नहीं कर पाए तो यहाँ पर उनको जहर वाला तीर लगा। उस जहर वाले तीर की वजह से उनकी बॉडी में जहर पहुंचा और वो वापस मैसेडोनिया जाते हुए शहीद हो गए। उनकी डेथ हो गई। तो अब क्या हुआ कि इसका जो इल्ज़ाम था वो अरिस्टोटल के ऊपर लगाया कि अरिस्टोटल ने जो है वो कॉन्स्पिरेसी की है अगेंस्ट द अलेक्जेंडर, और इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से जो है आपके डेथ हुई है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो इसी वजह से उनको एग्जाइल कर दिया गया फ्रॉम मैसेडोनिया, मूव्ड अवे, और 1 साल बाद ही ड्यू टू इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स अरिस्टोटल डाइड। ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अरिस्टोटल्स लाइफ, ये कैसे उन्होंने जो है ज़िंदगी गुजारी, कहाँ कहाँ पर वो किन किन लोगों के साथ एफिलिएट रहे। अब हम मूव करते हैं उनकी फ़िलासफ़ीज़ की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहली फ़िलासफ़ी दैट इज़ ऑफ लॉजिक। तो हम लॉजिक से ही स्टार्ट लेंगे कि व्हाट डिड ही मेंट बाय लॉजिक, लॉजिक का क्या मतलब था, क्योंकि लॉजिक से ही आगे इनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो ओरिजिनेट होती है, और थ्योरी ऑफ नॉलेज के बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द मेटाफिजिक्स ऑफ अरिस्टोटल के व्हाट डज ही मीन बाय द मेटाफिजिक्स। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक, व्हाट इज लॉजिक? यस, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, लॉजिक क्या होती है? रैशनैलिटी, रीजनिंग, और जो चीज समझ में आए, जो कंटेम्पलेट एक नॉर्मल सेंसेस कर सकें जिस चीज को, जो नॉर्मल सेंसेस कंटेम्पलेट कर सकें जिस चीज को। हम लॉजिक का जो मतलब लेते हैं, हम लॉजिक को कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ आर्गुमेंट्स, स्टडी ऑफ आर्गुमेंट्स। और जो प्लेटो है वो ही वाज ऑफ द प्रोपोनेंट दैट लॉजिक जो है, लॉजिक इज अ टूल ऑफ, और टूल कह लें या इंस्ट्रूमेंट कह लें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक
इन्वेस्टिगेशन। अब बच्चों बात मतलब ये है कि लॉजिक का हमें तो आज बहुत अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज जो है वो अपडेट हो चुकी है। हम कहते हैं लॉजिक का मतलब रैशनल, जो हम जहन से सोचे हैं वो सारी चीज़ें, वो दोज थिंग्स बिकम लॉजिकल फॉर अस। बट इन रियलिटी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, आज से 2500 साल पहले की, व्हेन नो वन वाज प्रोपोनेंट ऑफ द लॉजिक, और एक अवेयरनेस, एक डार्कनेस, एक इलिटरेसी का दौर था, और लोग जो हैं वो चीदा लोग थे, आटे में नमक के बराबर लोग थे, जो कि एजुकेशन को या नॉलेज को या विजडम को जो है परस्यू करते थे। रेस्ट ऑफ देम वर अनअवेयर ऑफ ऑल दिस फैक्ट। तो वहां पर लॉजिक की जब बात की अरिस्टोटल ने, तो अरिस्टोटल ने कहा कि इट्स एन स्टडी ऑफ आर्गूमेंट्स, और स्टडी ऑफ आर्गूमेंट्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं कि आर्गूमेंट्स की स्टडी करें तो हमें एक स्टार्टिंग आर्गूमेंट चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, यहीं से वो अपनी इस पूरी थ्योरी ऑफ लॉजिक या ओवरऑल लॉजिक की जो है वो डिफाइन करना शुरू करते हैं कि आप लॉजिक कैसे बना सकते हो, लॉजिक कैसे क्रिएट कर सकते हो, लॉजिक के स्टेप्स क्या क्या हैं, और किस सीक्वेंस से आप लॉजिक को पढ़ोगे तो आपकी जो आपके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, और जो चीज़ें आप पढ़ना चाह रहे हो उसकी असलियत तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई रिपीट, लॉजिक के अंदर वो क्या बात करता है कि लॉजिक कैसे अटेन की जाती है। लॉजिक मतलब रीजनिंग कैसे अटेन की जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है रीजनिंग का, किस किस चीज़ों को फॉलो करते हुए हम रीजनिंग तक पहुंच सकते हैं, लॉजिक तक पहुंच सकते हैं, लॉजिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जो है हम लॉजिक बाय एरिस्टोटल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिस्कशन होगी दैट इज द कैटेगरीज एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग। कैटेगरीज एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग, कि बेसिकली हमने यहाँ पे देखना है कि कैटेगरीज क्या होती हैं और रीजनिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय कैटेगरीज और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग जो है वो क्या होता है, कहाँ से हमने रीजनिंग की शुरुआत करनी है, इन सारी चीज़ों को जो है हम देखेंगे। अब जब यहाँ पे आता है अरिस्टोटल सबसे पहले कहता है कि भाईजान अपने लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जब भी आपने रीजनिंग को शुरू करना है, एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आएगा, जब आप अपने लिए एक सब्जेक्ट मैटर को जो है स्पेसिफाई कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफाई सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है, कोई भी टॉपिक अपने लिए फ्रेम आउट कर लो जिसके ऊपर आपने क्या करना है, सोचना है, उसके लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ओरिजिनेट करनी है, उसको हम कहेंगे दैट इज योर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, किसी भी मसले का जो है वो कोई भी टॉपिक जो है, एक प्रॉब्लम जो है अपने लिए आइडेंटिफाई कर लो, दैट इज योर सब्जेक्ट मैटर। अब जब आपने सब्जेक्ट मैटर अपने लिए कोई सब्जेक्ट मैटर जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज ऐड प्रॉपर्टीज। उसके ऊपर सोचना शुरू कर दो, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो विजुअलाइज करना शुरू कर दो ताकि आपके लिए चीजें जो है वो आसान होना शुरू हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऐड करते जाओ, प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसके बाद आप उसके जो कॉजेज हैं उस मसले के, वो मसले के कॉजेज जो है वो एडअप करते जाओ। तो आपके लिए जो चीजें हैं, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जब आप उसके ऊपर कंटेम्पलेशन स्टार्ट करोगे तो आपके लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। जब आपने उसके साथ जनाबे वाला सब्जेक्ट मैटर अपना फाइनलाइज कर लिया, फिर आपने उसके साथ प्रॉपर्टीज ऐड कर लिया, फिर कॉजेज ऐड कर लिया, फिर अब वो बताता है कि उसकी ना कैटेगरीज फाइनलाइज करो। अब उसको कैटेगराइज करो कि उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जब कैटेगरीज की बात आती है तो वहां पर आपका जो अरिस्टोटल है वो कहता है कि व्हाट डू ही मेंट बाय कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब होता है कि हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स, हम लोगों के चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं, उनको वो उसने कैटेगरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ, उसके जरिए समझा देता हूँ कि हम व्हेन वी टॉक अबाउट अ हॉर्स, हम घोड़े की बात करते हैं। घोड़ा, मैंने एक सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए घोड़ा आ गया। तो जब सब्जेक्ट मैटर, अब घोड़े की जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, ऊंचा होता है, कलर उसका ब्लैक हो सकता है, स्पीडी हो सकता है, बाल उसके जो है वो लॉन्ग हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकते हैं, हेल्दी हो सकता है या वीक हो सकता है। व्हाट आर दीज थिंग्स, दीज आर द कैटेगरीज, कि हम उस चीज के बारे में सोच कैसे रहे हैं, हाउ वी थिंक अबाउट दैट थिंग, हाउ वी थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर, दीज आर द कैटेगरीज। और यहाँ पे ही अरिस्टोटल कहते हैं जो है वो 9 कैटेगरीज बताते हैं जिसके अंदर हम चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर आर 9 कैटेगरीज इन विच वी कैन कैटेगराइज द थिंग्स। इन 9 कैटेगरीज को लिख लें, कौन कौन सी हैं।
Number one is your quality relation, quality relation, date, place के बाद posture, possession, उसके बाद आपका एक्शन आ जाएगा और पैसिविटी, एक्शन एंड लास्ट वन इज पैसिविटी. These are बच्चों the 9 categories that Aristotle has described to reach the logic. इन सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर को फाइनलाइज करने के बाद, प्रॉपर्टीज कॉजेज ऐड करने के बाद फिर हम कैटेगरीज पे आते हैं और 9 कैटेगरीज उसने बताई है. क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन, डेट, प्लेस, आपका पोस्चर, पोजेशन, एक्शन एंड योर पैसिविटी. के अब क्वांटिटी की क्या बात करते हैं भाई, अगर हम घोड़े की बात कर रहे हैं तो 6 फुट ऊंचा है, 8 फुट ऊंचा है, 10 फुट ऊंचा है, दिस इज द क्वांटिटी. क्वालिटी की बात करें तो जनाबे वाला उसकी आर्टिकुलेशन कैसी है, वो हेल्दी है या वीक है. हम उसकी रिलेशन की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन ही हैज विद द मैन काइंड. अगर मैन मैमल है या कॉर्डेट है तो क्या हॉर्स जो है वो मैमल है या कॉर्डेट है या इनवर्टिब्रेट है. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर विद अनदर सब्जेक्ट मैटर. उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेस वो किस जगह पर है, वो अस्तबल के अंदर खड़ा है, वो घर के अंदर खड़ा है, वो किसी चरागाह में है, व्हाट इज हिज प्लेस, करंट प्लेस. और उसके बाद डेट देखते हैं कि हम जो उसके ऊपर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ये वाला, वो लास्ट वीक का है, लास्ट मंथ का है, यस्टरडे का है, कब का वो डाटा है. उसके बाद हम बात करते हैं पोस्चर की कि वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, उसका क्या पोस्चर है इस टाइम जब हम उसको रीड आउट कर रहे हैं. पोजेशन उसकी कौन है, किसकी पोजेशन के अंदर वो इस वक्त मौजूद है या और उसकी पोजेशन में क्या चीजें हैं. लास्ट एक्शन जो है वो कौन कौन से एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है. एंड इन पैसिविटी वो क्या चीजें हमें सर्व कर सकता है, हाउ कैन ही सर्व अस. ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली बच्चों 9 कैटेगरीज जिसके अंदर एरिस्टोटल जो है आपके लॉजिकल चीजों को जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको डिवाइड करता है कि इन 9 कैटेगरीज के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद वो बात करता है कि कैटेगरीज क्या है. दीज आर द स्पेसिफिक वेज in which anything can exist. ये जो कैटेगरीज हैं आपकी, these are the specific ways जिसके अंदर आपकी बहुत सी चीजें जो है वो exist, whatever exist does exist. हम इसको exclude नहीं कर सकते कैटेगरीज को. जब हमने किसी सब्जेक्ट मैटर की कैटेगरीज निकाल ली और उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो कैटेगरीज के थ्रू हम ये बात बता सकते हैं कि अगर ये कैटेगरीज के थ्रू हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और यहीं से ही हमारी शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड इन साइंटिफिक नॉलेज. के हमारे साइंटिफिक नॉलेज के अंदर कौन कौन से जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज होते हैं हमारे कैटेगरीज से रेलेवेंट. तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज आती है कैटेगरीज के बाद वो आती है हमारी थिंकिंग. अब हमने थिंक करना है बैठ के, हमने चीजों को कैटेगराइज कर लिया, एक सब्जेक्ट मैटर अपने लिए जो है फाइनलाइज कर लिया. अब इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है. और बेसिकली अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल थिंकिंग क्या है, ये आपके दरमियान रिलेशन है. इट्स अ रिलेशन बिटवीन योर लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स और लॉजिक के दरमियान जो रिलेशन है उसको अरिस्टोटल कहता है कि दैट इज थिंकिंग. अब थिंकिंग क्या करती है, ये चीजों को जो है कैटेगराइज करने में हमें हेल्प आउट करती है. और जब हम थिंकिंग के जरिए से चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो हम पता लगाता है कि जनाबे वाला देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज. एक इंट्रिंसिक होती हैं और एक एक्सीडेंटल होती है. इंट्रिंसिक कैटेगरीज कौन सी होती हैं बच्चों, जो कि हम बात करते हैं हर किसी के अंदर कॉमन है. हर किसी में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, कॉमन कैटेगरीज होंगी, वो इंट्रिंसिक कैटेगरीज होंगी. इंट्रिंसिक प्रेडिकेट होगा. अब यहाँ पे क्या मतलब है, घोड़े की हम बात करें तो घोड़े के 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 4 टांगे. दीज आर द इंट्रिंसिक क्वालिटीज, इंट्रिंसिक कैटेगरीज. एक्सीडेंटल की बात हम जब करते हैं तो दीज आर द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स.
हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा लाल रंग का है या सफेद रंग का। अब सारे घोड़े तो लाल रंग के नहीं होते, सारे सफेद रंग के तो नहीं होते। तो जो एक घोड़े के साथ, एक सब्जेक्ट मैटर के साथ हमारी कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शनल क्वालिटीज जो है वो जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द एक्सीडेंटल कैटेगरीज। अब यहाँ पे थिंकिंग के बाद हम जो बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हमने स्टार्ट लिया था लॉजिक से, हम पढ़ क्या रहे हैं लॉजिक। लॉजिक के अंदर क्या चीज है कि हमने कैसे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ पहुंचना है। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले उसने बताया कि जनाब वाला स्टार्टिंग पॉइंट और कैटेगरीज हमने फाइनलाइज करनी है। एक हमने सब्जेक्ट मैटर देख लिया, सब्जेक्ट मैटर के बाद हमने उसकी कैटेगरीज बना ली, कैटेगरीज बनाने के बाद अब हम उसके ऊपर सोच रहे हैं। अब सोचने के ऊपर जब बात आता है तो यहाँ पे अरिस्टोटल कहता है कि देयर आर प्रेडिकेट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? दीज आर द कैटेगरीज, यानी कैटेगरीज को ही आप प्रेडिकेट्स भी कह सकते हैं। कैटेगरीज को ही हम प्रेडिकेट्स कहते हैं। और कितने टाइप के प्रेडिकेट्स होते हैं बच्चों? एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सीडेंटल होता है। इंट्रिंसिक वो जो कि वो क्वालिटीज जो सब में मौजूद होती है, कॉमन होती हैं, ठीक है। और एक्सीडेंटल मतलब जो रेयर होती है, जो कि एक्सेप्शनल होती हैं, सेपरेट आउट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनाबे वाला आपके अरिस्टोटल हमें लेकर जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड के ऊपर, साइंस के ऊपर। लॉजिक उन्होंने बता दी क्या है कि लॉजिक में सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के बाद उसकी कैटेगरीज बना लोगे, कैटेगरीज बनाने के बाद सोचोगे। सोचना क्या है? थिंकिंग क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। आपने उसकी सब कुछ जो है प्रेडिकेट्स वगैरह फाइनलाइज कर लिए। अब हम साइंस के ऊपर जाएंगे। अब साइंस क्या है? ठीक है, अब साइंस इज द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दैट अल्टीमेट रिलेट्स टू द लॉजिक। साइंस के अंदर हम क्या बात करते हैं? सीक्वेंस करते हैं चीजों को, जिसके तहत हम क्या करते हैं? एक कंक्लूसिव, एक कंबाइंड कंक्लूजन की तरफ हम मूव करते हैं। से अकॉर्डिंग टू हिम मेटाफिजिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम मेटाफिजिक्स रियलिटी, ठीक है। मेटाफिजिक्स हम वैसे भी बात करते हैं थ्योरी ऑफ रियलिटी की। रियलिटी इसके अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिक्स है दैट इज सब्सटेंस, ठीक है। और सब्सटेंस जो है दैट इज एवरीथिंग, ठीक है। उसके अंदर फिर हम अभी पढ़ेंगे हम मेटाफिजिक्स अरिस्टोटल की थिंकिंग भी। में उसने कहा ना रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। हाँ, अब लॉजिक क्या है? रीजनिंग करना। रीजनिंग। मेटाफिजिक्स क्या है? ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है, जो एसेंस है, जो फॉर्म है, उसका सोचना। बेसिकली मटेरियलिस्टिकली आपने नहीं सोचना, आपने रैशनली सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब ही लीड्स अस टुवर्ड्स अ सीक्वेंस दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन साइंस। तो यहाँ पे 3 जो है वो हमें स्टेप्स बताता है। फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग एंड देयर प्रोसेसेस। कि हमने साइंस के अंदर क्या बात करनी है कि थिंग एग्जिस्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है साइंस का? एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एंड देयर प्रोसेसेस। ये चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एंड दे एग्जिस्ट थ्रू अ स्पेसिफिक स्टेप, थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या करना है? थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमने चीजों के बारे में, हमने अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचना है। थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स इन वर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स इन वर्ड्स, ठीक हो गया। अरिस्टोटल कहते थे लॉजिक कि आपके पास जो है कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज के ऊपर देखो कि अब हमारे लिए मसला क्या है। कोई एक मसला अपने लिए देख लो जिसको वो कहता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है उसके ऊपर कंटेम्पलेशन शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है,
फिर कॉजेज देखो क्या है, फिर उसकी कैटेगरीज या प्रेडिकेट्स जो हैं वो देखो कितने हैं। 9 प्रेडिकेट्स अरिस्टोटल ने हमें बता दिया कि इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। फिर थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। थिंकिंग क्या है? इट्स विजडम है, एक साइंस है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉजिक एंड द मेटाफिजिक्स। 2 टाइप्स के हमारे पास जो प्रेडिकेट्स हैं दैट एग्जिस्ट फॉर द कैटेगरीज, एक इंट्रिस्टिक और एक एक्सीडेंटल। इंट्रिस्टिक के अंदर जो कि कॉमन है सब चीज़ों के साथ, और एक्सीडेंटल के अंदर दैट आर एक्सेप्शनल। उसके बाद वो बात करता है कि साइंस क्या है और कैसे हम लोग चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता लगता है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग एंड देयर प्रोसेसेस, कि उन चीज़ों का हमें पता लग जाए जो वाकई ही एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चनिंग करनी है, हमें पता लग जाएगा आइदर अ थिंग एग्जिस्ट और इट डजंट एग्जिस्ट। जब पता लग जाए कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, फिर देखें कि किस प्रोसेस के तहत एग्जिस्ट करती हैं। जब वो प्रोसेस पता लग जाए, उसके बाद क्या करना है? हमने अब उन चीज़ों के बारे में सोचना है, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट अ शैडो लाइक दैट ऑफ प्लेटो, ठीक है? इट्स नॉट अ शैडो, ये क्या है? एग्जिस्ट करती है इन रियलिटी। और फिर उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड बिहेवियर देखना है कि वो जो एग्जिस्ट करती है उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तहत, किस प्रोसीजर के तहत, किस सीक्वेंस के तहत एग्जिस्ट करती है, कहाँ से वो शुरू हुई, कहाँ तक आई। वही जो इसके आपने बताया क्वालिटी क्वांटिटी रिलेशन, इन्हीं चीज़ों को हमने इनके सीक्वेंस में देखना है। यस, इन कैटेगरीज के सीक्वेंस में देखना है। ये कैटेगरीज आर द डिसाइडिंग थिंग कि हम कैसे एक चीज को देख रहे हैं। मतलब अगर कोई चीज इन कैटेगरीज पे पूरा होती है, मतलब ये वो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है। फिर इन्हीं से हमें पता लगेगा किस प्रोसेस के तहत एग्जिस्ट करती है, फिर किस प्रोसेस के तहत एग्जिस्ट करती है। फिर सोचेंगे तो वो बिहेवियर क्या है उस चीज का, और बिहेवियर जब हम ये सारा कुछ उसके बारे में पता लगा लेंगे तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी सारी थॉट्स को उस चीज के बारे में, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम एक लैंग्वेज के थ्रू लिख देंगे कि ये चीज। जैसे कि मैं सिंपल सी आपको बात करता हूं कि इंसान के अंदर एक अपेंडिक्स है। अब क्या है? हिस्टोरिकली इट इज एन एविडेंट कि ये पहले वर्किंग जो है हमारी इंटेस्टाइनल जो थी वो लाइनिंग थी, अब जो है वो रिफ्यूट हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। अब क्यों हुई? ये एक सब्जेक्ट मैटर बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया ना हमारे लिए, कि क्या ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, क्या मसाइल हुए जिसकी वजह से हमारा जो अपेंडिक्स है इट स्टॉप्ड वर्किंग, इट बिकेम अ ब्लाइंड एंड। ठीक है, अब हम चीजों को शुरू करेंगे। अब ये सब्जेक्ट मैटर आ गया, अब ये कैटेगरीज में आ जाओ। कैटेगरीज में आके देखो भाईजान इनकी क्वालिटीज क्या है, क्वांटिटीज क्या है, साइज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, पोस्चर क्या है, पोजेशन क्या है, एक्शन क्या है, पैसिविटी क्या है। जब आपको ये सारी पैसिविटी, हाउ इट सर्व्स अस, ठीक है, किस मैनर्स के अंदर वो चीज हमें सर्व कर रही है, सर्व कर सकती है, दोनों थिंग्स। उसके बाद आ जाओ थिंक करने के, यार क्या ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुएंगे जिसकी वजह से मसला हुआ। साइंस के ऊपर आ जाओ। साइंस के ऊपर जब आओगे वो भी उसने बता दिया कि एग्जिस्टेंस देखो, फिर उसका प्रोसेस देखो, वो एग्जिस्ट कैसे करती थी, फिर उसका बिहेवियर देखो, और फिर उसको ट्रांसलेट कर दो किसी भी लैंग्वेज में। अब ये सारी चीजें जो इसकी लॉजिक है, यहाँ पे अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। पहला स्टेप था कैटेगरीज ऑफ एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग। अब हमने रीजनिंग की स्टार्टिंग पॉइंट ली ना, कैटेगरीज बना ली। दूसरा जो इसका थॉट प्रोसेस है दैट इज योर सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म क्या होता है? पता नहीं सर, ये मैंने आज पहली दफा सुना। आपको पता है ये क्या होता है? हाँ। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का पता है? सर जो एक से हम वो कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, एक रीजनिंग से हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जा रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हम। चलो ठीक है, यू आर टू सम एक्सटेंट राइट। अब क्या होता है बच्चों कि हम सिलॉजिज्म का जो कॉनोटेशन है वो हमें सबसे पहले अरिस्टोटल ने, सिलॉजिज्म बहुत से अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सिलॉजिज्म होती है। सिलॉजिज्म बच्चों ये है डिडक्टिव रीजनिंग। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? जर्नल टू स्पेसिफिक होते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव के अंदर हम क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू जर्नल। लिख देता हूँ, बहुत से बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है इस बारे में। एक होता है हमारा इंडक्टिव, इंडक्टिव के अंदर स्पेसिफिक टू जर्नल, और दूसरा होता है हमारा डिडक्टिव, डिड्यूस करते हैं ना चीजों को, और ये है जर्नल टू स्पेसिफिक। वी विल मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। किसी ने डेफिनेशन लिखनी है सिलॉजिज्म की, वो लिख लें। डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन 2 proportions. Deductive reasoning to arrive at a conclusion. Deductive reasoning to arrive at a conclusion based on 2 proportions. 2 proportions होते हैं इसके, based on 2 proportions that are asserted
टू बी ट्रू, दैट आर asserted टू बी ट्रू, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन टू प्रोपोर्शन दैट आर अज्यूम्ड या विच आर asserted टू बी ट्रू। मतलब दो प्रोपोर्शंस हमने देखने हैं, दो स्टेटमेंट्स हमने लेनी है, वो दोनों स्टेटमेंट्स को हमने सोचना है कि दीज आर ट्रू, और उनको यूज करते हुए हमने किधर आना है, एक कंक्लूसिव, एक डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर आना है कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा, तो चलो ये दोनों चीजें हैं तो फिर ऐसा है। एक एग्जांपल दे देता हूं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स हैव 4 legs, ठीक है। हमारा प्रेमिसिस 1 था, ये प्रेमिसिस होते हैं, प्रेमिसिस 1, प्रेमिसिस 2 और कंक्लूजन। एक होता है हमारा प्रेमिसिस, सो डिडक्टिव में जॉनर से स्पेसिफिक है ना, ये सच्चे, एक हमारा होता है प्रेमिस 2 और फिर होता है हमारा कंक्लूजन। तो प्रेमिस 1 में आपको बता रहा हूं ऑल डॉग्स आर एनिमल। अब मैं दूसरा जो प्रेमिस बता रहा हूं, ऑल एनिमल हैव 4 legs। तो अब कंक्लूजन क्या बनेगा, ऑल डॉग्स हैव 4 legs। जनरल टू स्पेसिफिक हो गए, जनरल एनिमल्स थे हमारे लिए और एनिमल्स से हम स्पेसिफिक हो गए डॉग्स पे, कि जब सारे जो डॉग्स हैं वो एनिमल्स हैं और तमाम एनिमल्स की 4 टांगें होती हैं, तो क्योंकि अब सारे डॉग्स ही एनिमल्स हैं तो हर डॉग की 4 legs होंगी। ये बेसिकली सिलॉजिज्म है, ठीक है, ये बेसिकली सिलॉजिज्म है। अब यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, एक प्रेमिस होते हैं, दूसरी प्रेमिस होती है, तीसरे कंक्लूजन पे जाते हैं, इसको कहते हैं सिलॉजिज्म। ये हमें सबसे पहले किसने दी, अरिस्टोटल ने। अब अरिस्टोटल इसी को एक्सप्लेन करता है कि हमने, क्योंकि क्वेश्चन अराइज होते हैं ना कि हम प्रेमिस 1 कैसे बनाएंगे, हम प्रेमिस 2 कैसे बनाएंगे, हमने कंक्लूजन कैसे लेना है। अगर हमारा प्रेमिस 1 ही गलत हो गया तो फिर प्रेमिस 2 भी गलत होगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑल बैट्स आर एनिमल। अब मुझे यही नहीं पता बैट्स एनिमल है कि बर्ड है, अब तो हम 21st सेंचुरी में बैठे ना, उस वक्त तो सोचो जब ये काम हो रहे थे, अब उन्हें तो पता ही नहीं बैट्स एनिमल है कि वर्टिब्रे है, इनवर्टिब्रे हैं, मैमल्स हैं, क्या है, बैट्स हैं क्या। अगर मैं कह देता ऑल बैट्स आर एनिमल, ऑल एनिमल हैव 4 legs, तो ऑल बैट्स हैव 4 legs, मेरे प्रेमिस 1 की वजह से क्या हो गया, मेरा कंक्लूजन खराब। तो यहीं पे हम बात करते हैं सिलॉजिज्म की। सिलॉजिज्म हमने तो देखी, ये एक सेकंड इसको कर दीजिएगा, उसके ऊपर आ रहा था मैसेज पीछे तो चल रहा है, लेकिन वो पीछे एकदम से हुआ है। यस सर, ये और तो कुछ भी नहीं है, पॉप कर रहा था। नजर आ रहा है बच्चों, सो गई सर आपकी क्लास, स्टोरी अच्छी सुनाता हूँ मैं। रोजे में होंगे भूखे पेट सो गए होंगे सारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो क्या बताता है कि जनाबे वाला अरिस्टोटल अब इन प्रेमिसेस 1 और 2 और इन कंक्लूजन के ऊपर आगे बहस करता है। वो कहता है कि प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा क्या आएगा, दैट दे विल सर्व एज एन एविडेंस फॉर द कंक्लूजन, कि ये दो अगर ठीक है तो ये हमारा ठीक होगा, इन दोनों में से एक भी गलत हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। यही लॉजिक है, यानी लॉजिक की आगे अब सेकंड बात जो है वो ये भी करते हैं। तो प्रेमिसेस जो है उनका ट्रू होना जरूरी है, प्रेमिसेस ट्रू होंगे तो कंक्लूजन ट्रू होंगे, प्रेमिसेस रॉन्ग होंगे तो कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। और यहीं पे अब वो बात करते हैं 3 काइंड्स ऑफ रीजनिंग की। 3 काइंड्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग की 3 अकसाम है, उनमें से एक अकसाम है आपकी डायलैक्टिक, दूसरी है आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव, डायलैक्टिक रीजनिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग, एंड द थर्ड वन इज योर एरिस्टिक रीजनिंग। ये 3 तरह की रीजनिंग होती हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग। डायलैक्टिकल रीजनिंग क्या होती है, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रीजनिंग फ्रॉम द ओपिनियंस दैट आर जनरली एक्सेप्टेड।
डायलैक्टिकल रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग फ्रॉम ओपिनियंस दैट आर जनरली एक्सेप्टेड। उन ओपिनियंस के थ्रू हमने आर्गुमेंटेशन करते हैं जो ओपिनियंस मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्लास एक्सेप्ट करती है जिसको। एरिस्टिक क्या होती है? कंटेंशियस होती है रीजनिंग। ये कंटेंशियस का मतलब ओपिनियंस दैट आर सीम टू बी एक्सेप्टेड बट और रियली नॉट। वो ओपिनियंस जो हम समझते हैं कि एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी के अंदर या लोग उसको मान लेंगे लेकिन लोग नहीं मानते, तो दीज आर कंटेंशियस रीजनिंग और एरिस्टिक रीजनिंग। मतलब कि मैं कहता हूं देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, दिस इज माय ओपिनियन। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग मान लेंगे बट दैट इज नॉट रियली ट्रू, इट आर नॉट रियली एक्सेप्टेड, तो जेंडर इक्वालिटी बिकम्स unreal. That is a very live example of contentious reasoning or aristic reasoning. Third is the demonstrative reasoning, that is the most important. अब यहाँ से बात करता है these are the premises from which reasoning starts are true and premise। तो हमारी जितनी भी premises जो निकलेंगी वो कौन सी reasoning से निकलेंगी? demonstrative reasoning से निकलेंगी और यहीं से वो अपने आप को originate करेंगी। अब यहाँ पे जो है अरिस्टोटल हमें कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग जो है वो क्या करती है? इट मूव्स बैकवर्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग बैकवर्ड मूव करते हैं, कंक्लूजन को देखेगी कि कंक्लूजन क्या है, इसको प्रूव करने में लग जाएगी, इसको प्रूव करने के बाद वो प्रेमिसेस को प्रूव करने में लग जाएगी और अगर ये सारे सच साबित हो गए तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ठीक था। मतलब कि मैंने कह दिया ऑल बैट्स हैव आर एनिमल, ऑल एनिमल्स हैव 4 लेग, ऑल बैट्स हैव 4 लेग। सारी चमगादड़ों की 4 टांगे होती हैं। अब मैंने चमगादड़ पकड़ी, मैंने देखा नहीं उसके 2 पैर 2 टांगे, तो मेरी क्या हो गई? कंक्लूजन गलत हो गई। मैं कहूंगा ये प्रेमिसेस मेरी सिलोजिज्म पहले तो 4 वाली ढूंढेंगे ना, रॉन्ग है। ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर 2 वाली तो मिल ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग के अंदर क्या करता है कि अगर हमें रिलायबल प्रेमिसेस चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर हमने रिलायबल प्रेमिसेस ढूंढनी है तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल। अब व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल हम कहते हैं कि एक्यूरेटली डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग, क्लास और डिस्टिंक्टिव एरिया। ठीक है, एक्यूरेटली डिफाइंड प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर किसी चीज के हम जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि जो कैटेगरीज हैं, वो हम एक्यूरेटली डिफाइन कर देते हैं तो हमारे लिए वो चीज जो है फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगी। वो हमारे लिए असूलों का असूल बन जाएगा, वो हमारे लिए वो चीज बन जाएगी जिससे हम बाकी सारी चीजें जो हैं वो डिराइव कर सकेंगे, तो दैट बिकम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हम सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, सिलोजिज्म वर्क्स ऑन द डिडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसके अंदर हमारे पास प्रेमिस 1 होती है, 2 होती है, कंक्लूजन होता है। प्रेमिस 1, 2 जो है वो दे सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर द कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमें पता लगना चाहिए कि प्रेमिस 1 और 2 जो है हमारी सही है कि नहीं है। उस प्रेमिस 1 और 2 को सही साबित करने के लिए कि वो आदर दे आर ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हम फर्स्ट रीजनिंग पे काम करेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग करेंगे ना। डिमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग के अंदर हम किस चीज को फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल को। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? वो चीज जिसकी प्रॉपर्टीज हमने बड़े ही ध्यान से बता दी हो और हमें उस प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई जो है सेकंड थॉट या कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? डिस्कवरी ऑफ ट्रू फर्स्ट प्रिंसिपल विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। अजान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को जो है आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? जिसकी हम प्रॉपर्टीज बहुत ही एक्यूरेटली डिफाइन कर देते हैं। अब मसला यह है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल तक कैसे पहुंचे, इस तक कैसे पहुंचना। इस तक पहुंचने का एक बड़ा ही आसान रास्ता अरिस्टोटल ने हमें बताया, वो है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन, ऑब्जर्वेशन प्लस इंडक्शन, ये 2 काम करेंगे हम तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे।
ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं, चलें अब ये रेल वाला प्रेमिसेस देख लेते हैं कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स हैव 4 legs एंड ऑल डॉग्स हैव 4 legs। अब मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने एक डॉग को देखा, उसकी 4 टांगे थी। अब ये एक पार्टिकुलर, एक मतलब कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, एक पार्टिकुलर नॉलेज है जो मेरे जहन में इनकॉर्पोरेट हो गया। मैं फिर जा रहा, फिर मैंने एक डॉग को देखा, फिर डॉग को देखा, जितने भी मैं डॉग्स देखता जा रहा हूँ उनकी 4 टांगे हैं। अब ये क्या है, एज अ जर्नल, एज अ पार्टिकुलर दैट, एज अ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में एब्जॉर्ब हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, इम्प्लांट हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे जहन में ये पार्टिकुलर कि मैंने जनाबे वाला मुल्तान में डॉग देखा, उसकी भी 4 टांगे, लाहौर वाले की भी, साहिवाल वाले की भी, अब ये क्या पार्टिकुलर बन के एक सिमिलर चीज के ऊपर जो है कंबाइन अप हो रहे हैं। अब सिमिलर चीज मेरे पास आ गई कि डॉग की हमेशा 4 टांगे होती हैं। अब अगला मसला क्या है हमारे लिए कि ये बताना है कि डॉग एनिमल है या बर्ड है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, इस चीज को हमने फाइनलाइज करना है। तो अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि एनिमल्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। जो एनिमल की क्वालिटीज होंगी उनको हम देखना शुरू करेंगे इस तरह पार्टिकुलरली, फिर स्पेसिफिकली और इम्प्लांट कर लेंगे अपने जहन में। अब जब ये सारी चीजें आ गई तो हम इन जर्नल चीजों को यूज करते हैं एक स्पेसिफिक चीज तक पहुंचने के लिए। हमने देखा हर जगह के जितने भी डॉग्स हैं वो जानवर हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ये हमने प्रेमिसेस बना ली सोच के, मैंने सफर किया, देखा, पढ़ा, सुना, जाना, लिखा। उसके बाद हम देखा कि जितने भी एनिमल है दुनिया के अंदर उनकी 4 टांगे होती हैं, घोड़ा, गधा, जराफ, हाथी, शेर, लोमड़ी, बकरी, जितने भी एनिमल हैं सबकी 4 टांगे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि अब डॉग्स एनिमल हैं, एनिमल की 4 टांगे, तो जितने भी डॉग्स हैं उनकी 4 टांगे होंगी। तो यहां से मैंने अपना कंक्लूजन निकाल लिया। इस तरीके से सिलॉजिज्म जो है वो चलती है और आप फर्स्ट प्रिंसिपल तक कैसे पहुंच सकते हो, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन। ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, इम्प्लांट कर रहे हो अपने जहन के अंदर और उनको इंडक्शन के अंदर यूज कर रहे हो, मतलब कि उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है वो फ्रेम आउट कर रहे हो। सर डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग पे कहाँ यूज होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग बेटा हमने क्या बताई थी, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग? जो बैकवर्ड मूव करके चेक करने के, जो बैकवर्ड मूव करती है, विच आर डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग मैंने आपको बताई थी, दीज आर द प्रेमिसेस फ्रॉम विच रीजनिंग स्टार्ट्स, फ्रॉम विच प्रेमिसेस विच रीजनिंग स्टार्ट्स आर ट्रू एंड प्राइमरी। डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग ये होती है, इट मूव्स बैकवर्ड, लेकिन उसका असल डेफिनेशन क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग इज द प्रेमिसेस फ्रॉम विच रीजनिंग स्टार्ट्स, एंड जो रीजनिंग स्टार्ट हो रही है दीज आर ट्रू एंड प्राइमरी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग है वो प्रेमिसेस हैं जो कि स्टार्ट हो रही है, खुद में जो प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2 है डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग का ही पार्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग करने के बाद वो मूव करवाती है आपको बैकवर्ड, ताकि एक टेस्ट हो सके कि ये सारे ठीक भी हैं कि नहीं है, ताकि हम देख सकें कि बस फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ठीक था कि नहीं था। फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक कैसे हो सकता है? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन के थ्रू। अच्छा जी, अब ये तो हमने कह दिया कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हम कैसे पहुंच सकते हैं उस तक, ऑब्जर्वेशन और इंडक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी तो क्वेश्चन है ना कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है वो चीजों को क्या करते हैं, सर्टेन फैक्ट्स के साथ लेकर चल रहे होते हैं, एंड दे रीऑर्गेनाइज द थॉट, दे रीऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड्स। जो आपका ब्रेन है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है अपने ब्रेन के अंदर। जब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके पास गई है तो वो उस चीज़ों को भी देखता है जो कि उसको सच लगती हैं। वो पूरी एनालिसिस है, हम जैसे कंप्यूटर को देखते हैं वो एनालाइज कर रहा होता है पूरे डाटा को, इस तरह हमारा ब्रेन हर डाटा को एनालाइज कर रहा होता है। जहाँ भी उसको ये फॉल्ट नजर आए कि जनाबे वाला हमारा ये जो हमने प्रेमिसेस बनाई है सच नहीं है, तो वहीं पर वो ब्रेक लगा देता है। फिर बात क्या होती है, हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, हर प्रेमिसेस के पीछे कोई ना कोई प्रेमिसेस होगी। हम कहते हैं ऑल डॉग्स आर एनिमल, हम इसके पीछे भी जा सकते हैं, हम इसके पीछे भी जा सकते हैं। हर प्रेमिसेस के पीछे कोई एक और प्रेमिसेस होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा उसकी कोई प्रेमिसेस नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अब इसी चक्कर के अंदर पड़ गए, अरिस्टोटल ने कहा कि अगर हम प्रेमिसेस को फाइंड आउट करने में लग गए और फर्स्ट प्रिंसिपल की भी प्रेमिसेस फाइंड आउट करने में लग गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी तो कोई फर्स्ट प्रेमिसेस बनेगी ही नहीं। तो हमने कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर, जो हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली
जो है वो ट्रू है, नेसेसरली ट्रू है, तो वहां पे ब्रेक लगानी है। और वहां पे जब हमारी ब्रेक लग जाएगी एक प्रोसेस के बाद, हम ज्यादा नहीं सोच सकेंगे, तो वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा और वहीं से हमें पता लग जाएगा दैट इट इज ट्रू। क्योंकि सारा नॉलेज को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम तो हर प्रेमिस बनाते जाएंगे एंड दैट वुड बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो साइंटिफिक नॉलेज क्या है? वो इट रिलाइज ऑन द नॉलेज दैट इज नॉट इटसेल्फ सब्जेक्ट टू द सेम प्रूफ और साइंटिफिक कंक्लूजन। जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है वो अपने आप को तो कभी भी ओपन टू ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेगा ना। वो तो कहता है मैं तो ठीक हूं, अब मुझसे जो चीजें निकल रही है, मुझसे जो तुमने लेना है वो देख लो कि वो ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा साइंटिफिक नॉलेज जो है वो अपने आप को किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के सामने नहीं लेता, कोई वो अपना प्रूफ नहीं देता। वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझ पर अगर यकीन करना है तो करो, मैं इससे आगे आपको कोई और जवाब नहीं दे रहा। दिस इज द लॉजिक बाय अरिस्टोटल। बहुत सी ऐसी प्रेमिसेस हैं जिसकी डिराइव की हुई है उससे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेमिसेस, तो अगर एक को हिलाते हैं प्राइमरी वाले को, तो सारा आपका कंसेप्ट ही खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, इसलिए वो कहता है कि हम प्राइमरी है फर्स्ट, वो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपकी प्राइमरी है, वो हमारा फर्स्ट, हम फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं छेड़ सकते। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज नॉट देयर टू बी प्रूवन एज एविडेंट, जो हमने बना लिया। उस फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर जितने भी प्रेमिसेस और कंक्लूजन निकलते आ रहे हैं वो हमारे सारे ठीक होंगे, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक कैसे होगा वो हमने बता दिया कि अगर हमने केयरफुल ऑब्जर्वेशन और इंडक्शन यूज करते हुए अपना फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया है तो दैट इज विल बी मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रू होगा, उसके चांसेस ज्यादा हैं कि दैट विल बी ट्रू। दिस इज लॉजिक बाय अरिस्टोटल। थ्योरी ऑफ आर्गुमेंटेशन, स्टडी ऑफ आर्गुमेंटेशन, यहाँ पे इसके आर्गुमेंट चलते जाएंगे, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। हम यहीं पे लॉजिक, इसलिए हमने लॉजिक को स्टार्ट किया था एज अ स्टडी ऑफ आर्गुमेंट। क्या पढ़ा, मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि आपकी स्टडी ऑफ आर्गुमेंट होती है लॉजिक, और अरिस्टोटल ने जो है इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल यूज किया फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमने क्या करनी है, कैटेगरीज बनानी है और स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए रीजनिंग के लिए कि हमने रीजन जो सोचना है, क्यों सोचना है, कहाँ से शुरू करना है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर जो है अपना वो फाइनलाइज करना है, प्रॉपर्टीज और कॉजेज ऐड करनी है, उसके बाद हमने उसकी कैटेगरीज या प्रेडिकेट्स बनानी है। 9 प्रॉपर्टीज या कैटेगरीज जो है वो अरिस्टोटल आपको विजुअलाइज करता है कि ये 9 कैटेगरीज आप बना सकते हो। फिर आपने थिंकिंग स्टार्ट करनी है, थिंकिंग के बाद आपने बताना है कि इंट्रिंसिक और एक्सीडेंटल कैटेगरीज कौन सी हैं। फिर आप साइंस के ऊपर आओगे कि एग्जिस्टेंस को फाइनलाइज करोगे कि डॉग्स और एनिमल एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं कहते हैं, मैं नहीं हवाई थी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या है, डॉग का और एनिमल का बिहेवियर क्या है, लिंक हो रही है चीजें। फिर हम ट्रांसलेट करेंगे उसको लैंग्वेज के अंदर। फिर लॉजिज्म के ऊपर अरिस्टोटल हमें लेकर आता है, वहां पे वो बताता है कि 2 तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, डिडक्टिव के अंदर हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। और फिर हमारे पास 3 तरह का जो है रीजनिंग हो सकती है, डायलैक्टिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, एरिस्टिक। हमारा जो फोकस रहा आपके उसका सिलोजिज्म का रीजनिंग का, अरिस्टोटल का, वो डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग के ऊपर रहा। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी और ट्रू प्रेमिसेस हैं उनको फोकस होना चाहिए। जो डेमोन्स्ट्रेटिव है इट मूव अपवर्ड, और कंक्लूजन की तरफ से वो ऊपर वाले जितने भी आर्गुमेंट्स चल रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, उन सबको प्रूव करता है सही। हमारे प्रेमिसेस ठीक होने चाहिए, प्रेमिसेस सही होंगे तो हमारे कंक्लूजन ठीक होंगे, हमारे प्रेमिसेस गलत होंगे तो हमारे कंक्लूजन गलत होंगे। प्रेमिसेस किन चीज के ऊपर बेस करें, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और इंडक्शन के थ्रू। फर्स्ट प्रिंसिपल को किसी भी तरह का प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल के ही प्रेमिसेस फाइंड आउट करने में लगे तो कोई ऐसा हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आएगा जिसके कोई प्रेमिसेस नहीं होंगे और हम चक्कर में फंस जाएंगे। तो बेहतर यही है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और इंडक्शन के थ्रू एक फर्स्ट प्रिंसिपल फाइनलाइज कर लो और उससे फिर आगे अपने प्रेमिसेस बनाते जाओ और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते जाओ, आर्गुमेंटेशन करते जाओ। लॉजिकली जो है आप जो दुनिया की सच्चाइयां हैं, दुनिया की जो ट्रूथ है, वहां तक पहुंचो। ठीक है, हाउ टू लिव अ लाइफ एंड टेक गुड डिसीजंस, ये हमारे क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोडक्टिव के अंदर हम बात करते हैं क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग थिंग्स। क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग थिंग्स, ये हमारा होता है बच्चों प्रोडक्टिव नॉलेज। तो यहीं पे हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल के अंदर जो है बात करता है अरिस्टोटल कि हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बाय द ह्यूमन ब्रेन।
ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंटेम्पलेशन करते हैं, सोच विचार करते हैं। कंटेम्पलेशन किस चीज के ऊपर करते हैं, उस चीज के ऊपर जो चीज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कोई एक लिमिटेड नॉलेज भी मौजूद है, तो उसके ऊपर हम बैठकर सोचेंगे। सोचने से क्या करेंगे, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, थीमेटिकली सिस्टमेटिकली उनका जो एक मैनर है, जिस चीज के अंदर वो मौजूद हैं या जिस चीज के अंदर वो किसी एक चीज को परसू कर रही हैं, उन चीजों को जो है हम अपने जहन में ऑर्गेनाइज करेंगे। ये होता है हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज। और यहीं पर जो हमारा अरिस्टोटल है वो कहता है कि जो एजुकेटर है उसके पास क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज है और उसकी कंटेम्पलेशन है और वो सबसे ज्यादा कंटेम्पलेट कर रहा है, अपने ब्रेन को उसने एक्सरसाइज में लगाया हुआ है सोचने की, तो यहां से उसका जो एजुकेटर है उसके 3 फंक्शन होते हैं। नंबर 1, ट्रेन पीपल इन द डिसिप्लिन ऑफ कंटेम्पलेशन, कि जिसको सोचना आता है उसका काम है कि बाकी लोगों को भी बताए कि सोचना कैसे है। ठीक है, द रियल फंक्शन ऑफ एजुकेटर के ट्रेन पीपल इन द डिसिप्लिन ऑफ कंटेम्पलेशन, वो बताए कि कैसे सोचना है। नंबर 1। नंबर 2, डेवलप देयर कैरेक्टर, उनका जो मोरल कैरेक्टर है उसको डेवलप करें, उनको करप्शन से, मोरल जो है वो करप्शन से उनको दूर लेकर जाए, मटेरियलिस्टिक चीजों की जो लस्ट है उससे दूर लेकर जाए। और तीसरी बात क्या करना है, हेल्प पीपल टू गेन नॉलेज, और लोगों की हेल्प करनी है कि कैसे नॉलेज को गेन करना है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 3 फंक्शंस हैं एक एजुकेटर के इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे ही वो बात करता है कि जैसे जैसे आप कंटेम्पलेशन करते जाओगे, आप जो है वो ग्रो करते जाओगे और आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मेंटेन करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लॉस बनते जाएंगे। फिर बात करता है वो प्रोडक्टिव जो है नॉलेज के। प्रोडक्टिव नॉलेज के अंदर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जितनी भी इन्वेंशंस हैं दुनिया के अंदर, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सम प्रोडक्टिव नॉलेज। हम कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमने वो चीज प्रोड्यूस कर ली। स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हील, हमने पहिया, हमने सफर को आसान करना था, हमने पहिया बनाया, पहिया के बाद हमने अब टेरेन ऑफ जो है हमारी स्टार्ट हो गई इन्वेंशन। और आज के दौर के अंदर देखिए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इंटरनेट, AI, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्टिव नॉलेज। हमने वो नॉलेज लिया जिससे हमने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव नॉलेज। और प्रोडक्टिव नॉलेज के ऊपर अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा आपके ज़हन के अंदर एक अल्टीमेट जो है वो मोरल होना चाहिए कि आपने हमेशा उस चीज को प्रोड्यूस करना है दैट वुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के लिए बेहतर होगी, इंसान की कामों को जो है वो आसान करेगी, उसको जो है उसका आइडिया होना चाहिए आपके ज़हन में। और यहाँ पे वो बात करता है 4 स्टेप्स की जो कि आपके प्रोडक्टिव नॉलेज के अंदर चलते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहले एडोस के बाद हमारे पास आता है टेक्ने, टेक्ने के बाद हमारे पास आता है पोइटिक, POITIC, और लास्ट में हमारे पास आता है हमारा प्रोडक्ट। ये 4 स्टेप्स है किसी भी चीज को, कोई भी प्रोडक्टिव नॉलेज जो है वो गेन करने के या प्रोड्यूस करने के। सबसे पहले तो है एडोस आइडिया। यू शुड हैव एन आइडिया, यू शुड हैव अ क्लियर कट इमेजिनेशन ऑफ द थिंग यू आर गोइंग टू मेड, क्या बनाना क्या चाह रहे हैं। दूसरा पॉटर है, वो एक घड़ा बनाना चाह रहा है, तो उसके ज़हन में घड़े का एक इमेज होता है और वो उसको रोटेट कर करके क्या बनाता है, घड़ा बना देता है। फिर आपका टेक्ने के फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द आर्टिजन, जो आपका टेक्नीशियन है उसका माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड कैसे काम करता है। हो सकता है उसने शुरू किया एक घड़ा बनाना, घड़े की हमारे पास एक पेट शेप थी, लेकिन एंड अप क्या किया उसने, उसका फ्रेम ऑफ माइंड ने डिफरेंटली काम किया, उसने कोई नई शेप बना दी, प्रोडक्टिव नॉलेज यूज किया उसने अपना। तीसरा है पोएटिक, मेकिंग एक्शंस के, उसने एक्शंस किए। और पोएटिक जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडोस एंड टेक्निक, आपके आइडियाज और आपके स्किल्स का जो कॉम्बिनेशन, दैट इज पोएटिक। और पोएटिक के रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट। आप बैठे, आपके पास क्या है, एक आइडिया, मैंने घड़ा बनाना है। आपके पास एक टेक्ने, एक क्राफ्टमैन है जिसके पास स्किल है कि वो घड़ा बना सकता है। जब वो बैठने लगा, उसने शेप को, अपने हाथों को यूज किया, अपने माइंड को यूज किया, उसने एक जो है घड़ा बना दिया, और जो घड़ा दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडोस, टेक्ने, थर्ड इज पोएटिक एंड लास्ट इज प्रोडक्ट। सिर्फ पोएटिक में एडोस और टेक्ने दोनों होते हैं, यूज हो रहे हैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ आइडिया, मैं घर में बैठा हूँ, मैं क्राफ्टमैन हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने घड़ा बनाना, स्किल्स नहीं है तो टेक्ने नहीं, ये एडोस है। ठीक है, अब मेरे पास स्किल्स भी ले ली मैंने, या मैं स्किलफुल भी हूँ, मैं स्किलफुल भी हूँ। अब मैं अपने फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर, टेक्निक के अंदर, अपने फ्रेम ऑफ माइंड में देख रहा हूँ कि मैं कैसे हाथ को यूज करूंगा, कितनी मिट्टी उठाऊंगा जिससे मैं एक घड़ा जो है वो बना सकूं। ये मैं अब अपने फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर एक आर्टिजन जो है वो सोच रहा है। अब पोएटिक के अंदर वो बनाने बैठ गया,
बनाने बैठ गया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दफा गलत बना, दूसरी दफा गलत बना, तीसरी दफा कर करके एंड में उसने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया। दिस इज प्रोडक्ट। ये है आपका प्रोडक्टिव नॉलेज के 4 स्टेप्स। उसके बाद हम बात करते हैं योर प्रैक्टिकल नॉलेज की। प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात करता है कि जो हमारी ये प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो हमारे क्लिनिक्स पे काम करने वाले होते हैं, दे आर ऑफ नो यूज टू अस बिकॉज दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट यूजिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि प्री डिफाइंड है, और वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई नई रिसर्च नहीं लेकर आ रहे और की हमारे लिए नया लॉ नहीं लेकर आ रहे। दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग, दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर। सो यानी टेक्निक कर रहे हैं, इडोज नहीं है उनके पास, न्यू आइडियाज नहीं है। ये छोड़ दो अब, अच्छा ये है प्रोडक्टिव नॉलेज की बात। अब हम इधर आ रहे हैं, इधर के 4 स्टेप्स अलग हैं। अब बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की। हम बात करते हैं ना कि थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली नहीं करती, मतलब कि थ्योरी में लॉ में तो है, प्रैक्टिकली हमारे पास कहीं नहीं है। एटम को किसी ने कभी देखा है? थ्योरेटिकली तो है, प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन यहाँ पे अरिस्टोटल हमें कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पे। आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है, आप क्या प्रैक्टिकलिटी करोगे? नहीं कर सकते ना। कोई हमारे पास लॉ होगा, हमारे पास एटम का कॉन्सेप्ट है तो हम एटम को ढूंढने के पीछे लगे हुए, ठीक है। जब हमारे पास एटम का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद हम कोई और चीज भी ना ढूंढ रहे होते। तो यहाँ पे अरिस्टोटल कहते हैं कि आपका जो थ्योरी है वही रियल नॉलेज है। थ्योरी इज रियल नॉलेज, और जो आपका जो प्रैक्टिकल साइंसेज है, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को जो आपने किताबों में पढ़ा है उसको अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एंड्स भी मौजूद हैं, मीन्स भी मौजूद हैं, प्री डिफाइंड हर चीज दी होती है। पॉसिबल है कि मतलब आपके पास थ्योरी ना हो, उसके बावजूद आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और ओइंग टू योर एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिकलिटी में लगे हुए हो। नॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इस बात को नहीं मानता। मतलब इट कैन बी, इट इज पॉसिबल। थ्योरी होनी चाहिए फिर आप प्रैक्टिकल करें। एग्जैक्टली, अरिस्टोटल कहता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। असल नॉलेज, रियल नॉलेज इज थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। और सिर्फ प्रोडक्टिव में भी जो इडोज आ रहा था उसमें भी मतलब कि थ्योरेटिकल नॉलेज था, एडोस के अंदर आइडिया के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज था, बिल्कुल। उसके दिमाग के अंदर कोई चीज थी कि मैंने हाँ। करना क्या है। थ्योरेटिकल नॉलेज है कि पानी रखने के लिए कोई चीज बनानी है, और स्किल्स भी चाहिए होंगी, तो थ्योरी लगेगी तो उसके पास थ्योरेटिकल ठीक है। आइडिया होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे बात करता है आपका अरिस्टोटल 4 चीजों की, इसके भी 4 स्टेप है प्रैक्टिकल नॉलेज। नंबर 1 द गुड, नंबर 2 phronesis, number 3 your praxis, number 4 your interaction। के प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक सिचुएशन होनी चाहिए जिसको वो कहता है द गुड। सिचुएशन शुड बी गुड। आपके पास गुड मोरल वैल्यूज होने चाहिए। आपके पास वो चीज बनानी है जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए काम आ सके। फिर आता है फ्रानेसिस। फ्रानेसिस क्या है? गाइडेड बाय मोरल डिस्पोजिशन टू एक्ट ट्रूली एंड राइटली एंड विद लॉयल्टी। कि आपने गुड को फॉलो करते हुए, आपके पास गुड मोरल वैल्यू है, गुड को फॉलो करते हुए फ्रानेसिस के ऊपर आना है कि आपने वो नॉलेज इंप्लीमेंट करना है, वो चीजें प्रैक्टिकल करनी है जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो सके, ना कि उनके नुकसान के अंदर जाए। तीसरी बात है फ्रैक्सिस की, एनेबल देम टू एंगेज विद द सिचुएशन एज कमिटेड थिंकर्स एंड एक्टर्स। जो कि एक्टर्स और थिंकर्स ने आपके लिए एक सिचुएशन बना दी है फ्रैक्सिस, अब आप उसको इंप्लीमेंट करने लगे हो। मतलब कि पहले आपने सिर्फ सोचा द गुड, यू शुड हैव गुड मोरल वैल्यूज। फ्रानेसिस के अंदर आप जाते हो, आपने वो काम करना है, वो नॉलेज उठाना है जो कि आपको जो है लोगों की भलाई का काम करने की तरजीह दे। फिर आपने फ्रैक्सिस के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है, मतलब आपने कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर दिया है जो थिंकर्स, स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ने कहा हुआ है कि दैट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड, ठीक है। थ्योरेटिकली थिंकर्स, फिलोसफर्स ने कहा हुआ है कि इससे आपकी अवाम को, अवाम उन्नास को, ह्यूमन वेलफेयर को फायदा होगा। और आपका जो इंटरेक्शन है दैट इज द आउटकम, कि आपका उस प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आया है, दैट इज योर इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें मतलब जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है फ्रानेसिस का है कि इंसानों की भलाई के लिए काम करना। हाँ, फ्रानेसिस एंड फ्रैक्सिस ये दो हैं, ठीक है। फ्रैक्सिस क्या है? इन्फॉर्म्ड एक्शंस, इन्फॉर्म्ड, एंड हाउ दे आर इन्फॉर्म्ड? दे आर इन्फॉर्म्ड बाय थ्योरी। इन्फॉर्म कौन होंगे? लोग होंगे कि जो कर रहा है? जो कर रहा है, प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल डॉक्टर्स। सर अगर हम लैब में फॉर एग्जांपल आप बताते हैं हम जो रैट्स के ऊपर कर रहे हैं, एनिमल्स को हम साइड पे करते हैं,
मतलब उनके ऊपर हम मतलब कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं लोगों की होते हैं ना राइट्स। दे हैव बैड मोरल वैल्यूज। नहीं, अगर मोरालिटी मेरी अच्छी है, जैसे आप चाह रहे हैं कोई जीन ऐसा हमने चेंज करना है जो किसी डिजीज को क्योर करे, लेकिन उसके लिए फॉर द टाइम The thing that violates the fundamental rights of any other thing, any other creature in the world is not good, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। according to science. व्हाट अबाउट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? Aristotle says that you should always pursue the things that are good, that have good moral values. The लेकिन things moral that values violate. तो इंसानों के लिए है, इसने बाकी क्रीचर्स नहीं के नहीं लिए नहीं, इसने वेलफेयर की बात की है, किसके वेलफेयर की? एनिमल्स के भी कि सिर्फ इंसानों के? ह्यूमन वेलफेयर की। और इसने ह्यूमन को क्या क्या है, इट्स अ सोशल एनिमल। ठीक है, प्रेमिसेस के ऊपर जाओ ना, इसने जो प्रेमिसेस ड्रॉ की हैं इंसान को लेकर, इसने तो इंसान को पता नहीं क्या क्या कहा है, रैशनल एनिमल, कैलकुलेटिंग एनिमल, सोशल एनिमल, तो ये सारी बातें करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये कहता है कि आपने प्रैक्टिकल उस चीज का करना है जो थ्योरी में आपको लगे कि ये अच्छी है, उस चीज का नहीं करना जो थ्योरी में आपको लगे बुरी है। एटम बम नहीं बनाना था हमने, क्योंकि वो गलत है, ठीक है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल कर दिया। ठीक है, हमने वैक्सीन बनानी थी, हमने और बहुत से काम करने थे, लेकिन हमने क्या किया, कुछ बुरे लोगों की वजह से हमने क्या किया, ये जो गुड वाला कॉन्सेप्ट था निकल गया यहाँ से। उन्होंने फ्रांसिस को भी निकाल दिया, सिर्फ प्रैक्टिस और इंटरेक्शन। दे जस्ट स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग द थ्योरी, प्रैक्टिस एक्शन है, या एक्शन। हाँ, इम्प्लीमेंटिंग द एक्शंस, और इंटरेक्शन के जरिए उन्होंने प्रोसेस बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, जो कि हमारे लिए अब नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो ये जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट इज अ कंटिन्यूअल इंटरप्ले ऑफ योर एंड्स एंड मीन्स, थॉट्स एंड एक्शंस, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, एक कॉन्टिन्यूअस इंटरप्ले है। आपके एंड्स और मीन, आप क्या चीज अटेन करना चाह रहे हो, किस रास्ते से आप गुजरना चाह रहे हो, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस इंटरप्ले। और यहाँ पे ही सारे मसले जो हैं शुरू होते हैं, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के अंदर। तो ये तीनों जो है, दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ नॉलेज बाय अरिस्टोटल। रेस्ट इज द मेटाफिजिक्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, और मेटाफिजिक्स को कल वाइंड अप करके फिर रेने डेकार्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।